नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। भागलपुर ब्लास्ट, जहां 4 घर तबाह हो गए, 14 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। भागलपुर पुलिस से लेकर डीजीपी तक इसे पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट बता रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या पटाखे के बारूद से 4 घर उड़ सकते हैं, या यहां पटाखा फैक्ट्री की आड़ में आतंकी साजिश रची जा रही थी। पटाखा या बम का धमाका, बारूद और बर्बादी की क्या है असली कहानी? पटाखा फैक्ट्री की आड़ में कैसी साजिश? लीलावती का नाम और मोहम्मद आजाद का काम। भागलपुर धमाके को भले ही 36 घंटे से ज्यादा हो चुके हों, लेकिन बर्बादी का निशान अब भी मौजूद है। एटीएस और एफएसएल की टीम एक एक चीज की बारीकी से जांच कर रही है। जांच के दौरान एफएसएल की टीम के हाथ नीला, पीला और भारी मात्रा में सिल्वर रंग का बारूद बरामद हुआ है। साथ ही मौके से करीब 7 किलो कीले भी बरामद हुई हैं। सवाल है कि पटाखे में कीलो का क्या काम है? लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब यहाँ पे अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी तो उसमें जो कीले हैं उसकी क्या ज़रूरत थी, क्योंकि जब एफएसएल की टीम यहाँ आई थी तो बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में जो है यहाँ से तकरीबन कहा जा रहा है कि 7 केजी के आसपास जो है वो कीले बरामद की गई है, कांटी बरामद किया गया है। और ये कांटी जो है अमूमन जब बम बनाए जाते हैं तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो बम बन के जो जानकार हैं, बम निरोधी दस्ता के जो लोग हैं, उनसे जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर यहाँ पर बम बनाने का काम किया जा रहा होगा। भले ही भागलपुर पुलिस से लेकर डीजीपी तक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की बात कह रहे हो, लेकिन घटनास्थल से मिले सामान संकेत दे रहे हैं कि भागलपुर में पटाखे की आड़ में बम बनाने की तैयारी चल रही थी। संदेह इसलिए भी पैदा हो रहा है कि लीलावती देवी जिस मकान में रहती थी उसका मालिक मोहम्मद आजाद फरार है। इसमें आईओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में जो टीम है उनको भी दिया गया है। टीम में से एक अन्य एसएचओ हैं जिनको स्पेसिफिकली ये टास्क दिया गया है मोहम्मद आजाद को गिरफ्तार करने के लिए। उसकी गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद हो सकता है कुछ नए सूत्र हमारे हाथ लगे। मोहम्मद आजाद की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ सच निकलकर सामने आता है, ये तो बात की बात है। लेकिन भागलपुर पुलिस सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी है कि बिना लाइसेंस के कैसे चल रही थी पटाखा फैक्ट्री? पटाखा फैक्ट्री में शक्तिशाली विस्फोटकों का इस्तेमाल क्यों? क्या बम बनाने के लिए हो रहा था विस्फोटकों का इस्तेमाल? क्या पूरे भागलपुर को दहलाने की रची जा रही थी साजिश? क्या भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे की हो रही थी तैयारी? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो भागलपुर धमाका चाहे पटाखे के बारूद में विस्फोट के कारण हुआ हो या किसी बड़ी साजिश की वजह से, सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन एक बात सच है कि पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल रहा, और इस बात को खुद भागलपुर के एसएसपी मानते हैं, जबकि भागलपुर रेंज के डीआईजी का कहना है कि उनके पास कोई अलर्ट नहीं था। जो थाना का काम है वो इस तरह के जो गतिविधि हैं, अगर हम लोग आम लोगों से संपर्क में ठीक से रहेंगे तो इस तरह की सूचना थाना को आनी चाहिए। यानी कि चूक हुई है। बिल्कुल चूक हुई है थाना के स्तर पे, और इसके लिए कार्रवाई भी हुई है। और जो बाकी लोग हैं थाना में, उनकी भी जिम्मेदारी की हम लोग समीक्षा करेंगे। आईबी ने अलर्ट भी किया था आप लोगों को? इस तरह की जानकारी मेरे पास नहीं है। तो भागलपुर में जिस मकान में धमाका हुआ वहां आज पूरे दिन एटीएस की टीम ने जांच की। वहीं इस दौरान एफएसएल की टीम भी वहां पहुंची हुई थी, और एफएसएल की टीम ने 1.5 फीट का गड्ढा खोदा, विस्फोटक के अंश को बरामद किया। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। भागलपुर धमाके की गूंज जो है वो पटना से दिल्ली तक गई। मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक ने इस धमाके को लेकर के चिंता जाहिर की, और उसके बाद जांच जो है वो काफ़ी तेज़ कर दी गई। भागलपुर पुलिस के साथ साथ एफएसएल की टीम, एटीएस की टीम जो है वो इस जांच को जो है वो शुरू की। और आज पूरे दिन कह सकते हैं कि जो एटीएस की टीम है वो यहाँ पे आकर के जांच कर रही थी, और यहाँ पे आकर जांच करके जो है जो
इपिक जो सेंटर था जहाँ पे ये धमाका हुआ था, यहाँ पे एटीएस की टीम आई, एफएसएल की टीम आई और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ गड्ढे खोदे गए हैं और उसमें जो विस्फोटक बारूद जो हैं जो रखे गए थे छुपा के, उसके भी अंश निकाले गए और उसके साथ ही साथ अब अनुसंधान जो है वो तेज़ी से आगे लेकर के चला जा रहा है। भागलपुर के एसएसपी बाबू राम ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक यहाँ से जो सिल्वर कलर के जो एक्सप्लोसिव है वो बरामद किए गए हैं, साथ ही साथ पीले रंग का बारूद और नीले रंग का बारूद भी बरामद किया गया है। डीआईजी कहते हैं कि आईबी की तरफ से किसी भी तरह का अलर्ट की कोई जानकारी नहीं उन्हें है, तो समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं जो आशंका जाहिर की गई और इसको लेकर के सवाल उठाए गए भागलपुर पुलिस के ऊपर, वो अब गहराने लगे हैं कि यहाँ जो विस्फोटक बरामद हुए हैं उसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि वो हाई डेंसिटी जो है वो काफ़ी तेज़ होती है उसकी, क्योंकि वो बारूद जो है अमूमन बड़े बम बनाने को लेकर के किए जाते हैं, जिसे यहाँ से उसके अंश जो निकाले गए हैं। यहाँ एटीएस की टीम आई, खुदाई की, जो एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि इसे खुदाई करके निकाला गया। देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके बाद अगला जो इस कमरे के बाउंड्री के आगे का जो छोर है वहाँ पे जो एटीएस की टीम है सभी ने खुदाई किया है और जो साक्ष्य हैं वो संकलन करके जांच आगे तेज कर दी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छपरा जिला परिषद के इंजीनियर शंभुनाथ सिंह के 4 ठिकानों पर निगरानी विभाग ने छापेमारी की और छापेमारी में लाखों रुपए कैश, लाखों के जेवरात, करोड़ों की जमीन का पता चला है। दो 500 और 2000 की इन गड्डियों को देखिए इन सोने चांदी के गहनों को। ये सब कुछ भ्रष्टाचार के जरिए जुटाई गई काली कमाई का हिस्सा है। इस काले धन का खुलासा तब हुआ जब निगरानी विभाग की टीम ने छापा मारा। निगरानी की टीम ने छपरा जिला परिषद के इंजीनियर शंभू शरण सिंह के 4 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। छापेमारी छपरा के मोतीराजपुर स्थित घर, डाक बंगला का सरकारी आवास और दफ्तर सहित पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी के अपार्टमेंट में भी हुई। पूरी निगरानी की टीम को इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। जो यहाँ पर फ्लैट्स के अंदर से जो चीज़ें मिली हैं उनका आकलन किया जा रहा है, जो खंगाला गया प्रॉपर्टी उसका, और जो कैश है उस कैश को देखिए आप 500, 200, 2000 तमाम जो घूस के पैसे हैं उसको निगरानी की टीम ने रिकवर किया है। निश्चित तौर पर अब जो शंभू शरण सिंह हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि एक एक कर जो चीजें मिली हैं वो उनके खिलाफ जा रही हैं। छापेमारी के दौरान पटना से लाखों कैश के साथ और करोड़ों रुपए के जमीन के कागजात भी मिले हैं। ऐसी ही तस्वीर छपरा में भी दिखी। इस आलीशान घर को देखिए। ये चमचमाती इमारत बताने के लिए काफी है कि इस घर का मालिक कितना मालदार है। इस घर को छोड़ दे तो शंभू शरण सिंह के छपरा के ठिकानों से भी लाखों कैश, लाखों के जेवरात और करोड़ों की जमीन के कागजात मिले हैं। यहाँ 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो लैंड से संबंधित है दस्तावेज बरामद हुई है। 4 लाख कैश और वही 4.25 करोड़ की जमीन से संबंधित कागजात बरामद हुई है और अन्य जगह पर भी इनके ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। निगरानी की टीम ने शंभू शरण सिंह के खिलाफ आय से 2 करोड़ अधिक की कमाई के मामले की जांच शुरू की थी, लेकिन जब छापेमारी हुई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। यानी शंभू शरण सिंह काली कमाई का बहुत बड़ा धन कुबेर निकला। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो भ्रष्टाचारी के यहां से बरामद नोटों की तस्वीर के अब आपको हम अब दिखाते हैं। अपराधियों के बरामद 31 लाख के नोट। नालंदा में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से 31,78,000 की लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने लूट की राशि को बरामद कर लिया है। साथ ही सीएमएस कंपनी के 2 कर्मचारी समेत 4 लोगों को पकड़ा है। सीएमएस कंपनी के कर्मचारी के सहयोग से राकेश कुमार और मोनू ने लूट की घटना को अंजाम दिया। दोनों लुटेरे मोगल कुआं का रहने वाले हैं। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लूट कांड का खुलासा किया है। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नोटों की गड्डियां, और दूसरी तरफ से दूसरी जो तस्वीर है उसमें आप उन सभी
साजिशकर्ताओं को देख रहे हैं, लुटेरों को देख रहे हैं, जो कि इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। और इस टीम ने जो है लगातार रात भर छापामारी की, अनुसंधान किया और 31,78,000 रुपये बरामद किए हैं और अन्य सामग्री जो बरामद की है, जो मैंने आप लोगों को बताई है। पुलिस की तत्परता और लगातार छापेमारी से कैश बरामद हुआ है। यदि हम लोग तत्परता नहीं दिखाते तो ये कैश जो है यहाँ से हट भी सकता था। और एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। कल हमने सहरसा में नाबालिग से गैंगरेप की खबर दिखाई थी और इसके बाद उसके मुख्य आरोपी को बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी भी 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सहरसा पुलिस की गिरफ्त में आया ये है सरफराज, जिसे पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया गया है। महादलित नाबालिग लड़की से गैंग रेप का मुख्य आरोपी है सरफराज, जो अब शिकंजे में है, लेकिन 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। लड़की के बयान के आधार पे जो केस रजिस्टर हुआ तो उसमें उसने बताया कि 4 लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। चारों पे प्राथमिकी दर्ज की गई है। मेन जो लड़का अभियुक्त था जिसने घटना को किया था, उसको तकनीकी शाखा और पुलिस की टीम ने सिलीगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। शेष 3 अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी शीघ्र होगी। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वायरल वीडियो देखिए। अभी तो ऐसा कर्म किया है। ये वीडियो उत्तरी टोला में बैठी पंचायत का है, जिसमें एक महिला और कई लोग दिखाई दे रहे हैं। पंचायत में बोल रहे लोगों की बातें तो साफ साफ सुनाई नहीं दे रही हैं, लेकिन गांव के लोगों की माने तो इस पंचायत में गैंग रेप के मामले को रफा दफा करने के लिए लड़की की इज्जत का मोल 70,000 रुपए लगाया गया। मैं तो ये कहता हूँ, जो पंचायत करने वाले थे, जिन्होंने पंचायत किया है, इस षड्यंत्र में शामिल है और एक नाबालिग बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, इसके पंचायती करने वाले, चाहे वो सरपंच हो कि जो हो, और जिन्होंने इसका मोल 70,000 रुपया 65,000 रुपया रखा, तो मुझे लगता है जो अपराधी के साथ साथ उनको भी सजा देना अति आवश्यक है। गांव के सामाजिक संगठनों के विरोध के बाद महिला थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अब पंचायत में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। उत्तरवाड़ी पंचायत में कोई दुष्कर्म का मामला हुआ था और उसके लिए वहाँ पे एक पंचायत बैठी थी और वहाँ पे उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया, इमीडिएटली SIT का गठन किया गया SDPO सदर के नेतृत्व में। उसमें सिमरी बख्तियारपुर के पदाधिकारीगण और तकनीकी शाखा को लगाया गया। जाहिर है ये गंभीर मसला है, जिनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सहरसा से न्यूज़ 18 के लिए अनुभव कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान लगातार जारी है और सीएम नीतीश आज पूर्णिया समेत अररिया, कटिहार, किशनगंज की जीविका दीदियों से संवाद कर रहे थे। सीएम ने शराब कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। ड्रोन के जरिए शराब तस्करों पर निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया गया और जनता की सेवा करना ही उनका धर्म है। हर तरह से तो हम लोग कर ही रहे हैं, और हम लोग जान लीजिए कि हम लोग तो शराब बंदी पर, इस सब चीज पर अभियान चल रहा, और कितने लोग पकड़ा रहे हैं। सब लोग धराए हैं। जो गड़बड़ करेंगे किसी को छोड़ा उड़ा नहीं जाएगा। सब गड़बड़ी करने वाले पकड़ाएंगे। कोई चाहे जितना इधर से उधर करे प्रतिदिन। और आप जानते हैं ना कि अब हम लोगों ने पूरा का पूरा कर दिया कि हर प्रकार से लोगों का, ये ड्रोन का भी इस्तेमाल अब किया है। अब मालूम है ना, ड्रोन घूमते रहता है और सब चीज नीचे क्या हो रहा है उसी में फोटो आ जाता है, देख लेता है। राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अब आप जान रहे हैं, इंडस्ट्री भी आ रहा है और बढ़ने वाला है। यहाँ एक एक तरह से काम, और राज्य सरकार विकास के काम के लिए जो काम कर रही है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय। अब आप समझ लीजिए, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम तो बहुत गरीब राज्य हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उसका नतीजा है कि प्रति व्यक्ति आय जितना बिहार में एक साल में बढ़ रहा है, उतना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में भी नहीं बढ़ रहा है। ये हालत हम लोग कर रहे हैं।
इधर जेडीयू के प्रवक्ता पद से सुहेली मेहता को हटाने के बाद अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कुछ और नेताओं को चलता करने के संकेत दिए हैं। उमेश कुशवाहा ने साफ कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही उन पर कार्रवाई होगी। समय समय पर पार्टी जो है अनुशासनिक कार्रवाई करती रहती है। यानी कि सर हम ये भी माने कि आने वाले समय में अभी कई और लोग हैं निशाने पे जो इस तरह के काम कर रहे हैं। हम लोग तो आकलन करते रहते हैं और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं सभी मैं अपने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को कि जो पार्टी का गाइडलाइन है, पार्टी के नीति सिद्धांत हैं, तो पार्टी के गाइडलाइन और पार्टी के नीति सिद्धांत पर काम करें। और हमें भरोसा भी है कि जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं वो पार्टी के मार्गदर्शन पर और गाइडलाइन पर ध्यान रखेंगे और आगे दीर्घकालिक नहीं होंगे। और जो लोग अगर ऐसा नहीं करते उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से, जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। कुछ महीने पहले मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की लापरवाही ने 16 लोगों की आंखें छीन ली थीं। जांच के बाद आई हॉस्पिटल पर ताला लग गया और पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए, लेकिन अस्पताल प्रशासन अब भी पूरी तरह से बेपरवाह है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब आई हॉस्पिटल में जांच करने पहुंची तो अव्यवस्था का यह आलम था कि ना तो डॉक्टर थे ना ही नर्सें, और जो मिले वो खुद को सलाहकार समिति के सदस्य बता रहे थे। और ऐसे में जांच टीम खाली हाथ लौट गई, जिससे आई हॉस्पिटल के खुलने पर संशय बरकरार है। और ऐसे में एसीएमओ ने अस्पताल को सभी मानकों पर खरा उतरने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। दूसरी तरफ सरकार के निर्देश पर डीएम ने 9 लोगों को मुआवजे की राशि उपलब्ध करा दी है। उनके सेक्रेटरी का सिंसियरिटी, उत्साह सही नहीं पाया। एक स्टाफ उपस्थित था, कोई डॉक्टर नहीं थे। एक डॉक्टर उपस्थित हुए तो कहे कि हम सलाहकार समिति में हैं। तो सलाहकार समिति में उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट का नाम छाप के दिया था वो भी गलत था, ये पर छोड़ दिया। अस्पताल खोलने के लिए उन्होंने बहुत मनुहार की है खुलवाने के लिए, लेकिन तत्परता नहीं दिखा रहे हैं ना उस हिसाब से। कल ही सभी 9 लाभार्थियों को यहाँ पर समाहरणालय में सभी लोगों को 1-1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करा दी है और लगातार हम लोग फॉलोअप भी करा रहे हैं ताकि फॉलोअप के रूप में बेहतर चिकित्सा सभी लोगों को मिल सके। रोहतास में पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने नक्सली राम दुलारी यादव उर्फ दुल्ली यादव को गिरफ्तार किया है। नोहट्टा थाना पुलिस ने एसएसबी के सहयोग से आधा दर्जन कांडों में फरार नक्सली राम दुलारी यादव उर्फ दुल्ली यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि दुल्ली यादव नोहट्टा के बस स्टैंड के पास छिपा है और इसके बाद छापेमारी हुई और उसे गिरफ्तार किया गया। इलाके में ईंट भट्ठा और सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों से लेवी वसूलने के मामले में पुलिस को इसकी तलाश थी। एसडीपीओ डेहरी के नेतृत्व में असिस्टेंट कमांडेंट एसएसबी अभिषेक कुमार और अन्य जो पुलिस पदाधिकारी और बल हैं उनको उनकी एक विशेष टीम बनाई गई, जिसके द्वारा वहां पर छापेमारी किया गया और एक व्यक्ति जिसका नाम राम दुलार यादव उर्फ दुल्ली यादव, इस जो कि बांदा जो कि थाना नोहट्टा में पड़ता है वहां का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया। उक्त जो नक्सली है वो तिलौथू थाना कांड संख्या 157/20 तथा 161/20 इन दोनों कांडों में फरार चल रहा था। बिहार विधान परिषद चुनाव की घोषणा होने के बाद आचार संहिता लागू हो गई है। जिला प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां कर ली हैं और पटना के सभी ब्लॉक मुख्यालय पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4 अप्रैल को वोटिंग होगी। सभी प्रखंड मुख्यालय में हम लोगों के जिले में 23 प्रखंड हैं, तो कुल 23 मतदान केंद्र बने हैं। सभी प्रखंड मुख्यालय में रहेंगे। सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक वोटिंग होगी और काउंटिंग हम लोग जिला मुख्यालय में करेंगे। मतगणना केंद्र जिला मुख्यालय में बना रहे हैं, यहाँ करेंगे और नामांकन यहाँ समाहरणालय परिसर में ही होगा, क्योंकि इसमें जिला पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी होते हैं। तो पटना समाहरणालय जो है इसके परिसर में ही नामांकन का कार्य होगा। मतदान केंद्रों पर हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा और उसके बाद वीडियोग्राफी भी हम लोग करा रहे हैं। फोर्स मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन रहेगा सभी जगह। पटना में स्मार्ट सिटी योजना के तहत खुले नालों को ढककर सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद नाले को ढककर सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके बन जाने से अशोक राजपथ से बिली रोड आना आसान होगा, साथ ही जाम से मुक्ति मिलेगी और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े नाले के ऊपर सड़क बन जाने से गाड़ियां फर्राटे भरते हुए नजर आएंगी। मंदिरी नाले का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने।
जहां सालों से लोग बदबूदार नाले के किनारे रहने को मजबूर थे, अब वहां से गाड़ियां फर्राटे भरते हुए नजर आएगी। जी हाँ, सालों से बहुप्रतीक्षित जो योजना है, नालों पर सड़क बढ़ाने की जो योजना है, वो अब धरातल पर दिखने लगी है। अभी हम मंदिरी नाले के किनारे खड़े हैं और ये ज़रा आपको बताएं कि ये मंदिरी नाला जो है, वो नाला की तस्वीर ज़रा हम आपको दिखाएं। ये वही नाला है जहाँ पे कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं, कई लोगों के यहाँ पे जाने गई हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो बराबर गिरी हैं। लेकिन इस पर कई साल पहले एक निर्णय लिया गया था कि यहाँ पूरे नाले को पाट करके एक बड़ी सड़क बनाई जाएगी जो इनकम टैक्स गोलंबर से जो काली मंदिर है अशोक राजपथ तक जाकर के मिलाएगी। जहां आज लोग इस बदबूदार नाले के किनारे सालों से रह रहे हैं, अब यहां पे गाड़ियां फर्राटे के साथ भागेगी और यहां का पूरी जो तस्वीर है वो बदल जाएगी। स्मार्ट शहर योजना के तहत ये होने वाला निर्माण लोगों को काफ़ी राहत लेकर के आएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। इधर छपरा के रिविलगंज प्रखंड स्थित महर्षि गौतम संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की कमी होने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित है। बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल तो आते हैं, लेकिन शिक्षकों के स्कूल में मौजूद नहीं होने के कारण वापस लौट जाते हैं। स्कूल का भवन भी है जर्जर हालत में और इसके कारण कभी दुर्घटना हो सकती है। वैसे तो इस स्कूल में 3 शिक्षकों की नियुक्ति है, लेकिन इसमें 2 शिक्षक विद्यालय संबंधी काम से हमेशा बाहर रहते हैं। इसके कारण स्कूल में पढ़ाई का काम बाधित है। आते हैं कि नहीं? आते हैं। आते हैं। कब कब आते हैं? क्या परेशानी होती है तुम लोग को? सर हमेशा कोई टीचर नहीं रहते हैं क्लास में। तो कैसे ऐसे बैठे इंतजार करते हैं? यस सर, फिर पढ़ाई नहीं होता है टाइम से। टीचर भी नहीं आते हैं, कभी कभी 1-2 टीचर आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। तो आप लोग दिन भर क्या करते हो बैठ के स्कूल में? फिर बैठे रहते हैं, बस ऐसे ही बैठ के चले जाते हो? हाँ। मेन एक्चुअल बात है कि डीओ के आदेश से हम मैट्रिक एग्जाम, इंटर के एग्जाम में इन्विजिलेटर में गए हुए थे। एक प्रिंसिपल साहब खोले हुए थे अपना, 3 आदमी स्टाफ हैं, अभी 1 आदमी छुट्टी में है एसएल में, मैडम जो हैं। तो 2 ही टीचर हैं अभी 2 आदमी हैं उपलब्ध, आ गए हैं बीआरसी क्वेश्चन के लिए। और आगे देखिए जोहार झारखंड।